मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज यद्यपि कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है इस समय, पिछले 1 महीनों में यद्यपि कि आपकी क्लासेस मैं ऐसी परिस्थितियों में रहा कि ना ले पाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपकी क्लास भले चाहे हफ्ते में 2 दिन ही चलती रहे, 3 दिन ही चलती रहे, लेकिन चलती रहे। तो फिलहाल हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत स्पेशल है और हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। मुझे उम्मीद है आप सब क्लास में आ चुके होंगे और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। हमेशा की तरह स्पेशल प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको नए भी मिल सकते हैं। तो देखिए, आप पहली बात तो ये है कि पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने एक सेशन राम कथा पर लिया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो रामायण का जैन संस्करण है वो पौम चरित कहलाता है। जो बौद्ध संस्करण है जिसमें विकृत जो रामायण का विवरण है वो दशरथ जातक कहलाता है। तमिल संस्करण कंबन रामायण कहलाता है ना। तो फिलहाल आप इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न किसी न किसी विकल्प से तो जुड़ा हुआ है ही। तो देखो, आप कह रहा है कि रामायण के किस पुनर्लेखन में किस पुनर्लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, वो विकल्प आपके सामने है 4। पौम चरित है, कंबन रामायण है, दशरथ जातक है और रामायण खुश्तर है। एक बात यहां पर आपको यह ध्यान रखनी है कि जिसका वध श्री राम के हाथों नहीं, लक्ष्मण के हाथों हुआ, ये कथा कहां पर है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो जवाब आपको देना चाहिए और अगर आप दे रहे हैं जवाब तो ठीक है। और मुझे लग रहा है कि गलती कर सकते हैं आप। दशरथ जातक अगर आप चुन रहे हैं तो यहां पर बात गलत हो जाएगी और यहां पे सही जवाब है पौम चरिव। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, जिसमें कि रावण का वध लक्ष्मण के द्वारा किया गया, वो पौम चरिव में है। विमल सूरी आपको पता है। अच्छा, एक और बात है, कंबन रामायण में एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है। वो आपको पता है कि मतलब जब रावण घायल अवस्था में रणभूमि में था, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास युद्ध नीति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वो जो कथा है वो कंबन रामायण में है, ठीक है। और कंबन रामायण में रावण का चरित्र थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो फिलहाल आइए अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आने के लिए तैयार है। और धैर्य से बैठिएगा, चीजों को आप नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिच मैन, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। रिच मैन, इनका नाम याद रखिए, ये रिमार्क आपके लिए बहुत काउंट करेगा। रिच मैन ने एशिया के इन विभिन्न भागों में प्रचलित राम कथा का अध्ययन किया। उनका नाम है रिच मैन। और उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संस्करणों में आरंभ, अंत तथा कथा के चरित्र और घटनाओं में काफी विभिन्नता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग भी हैं। और फिर अब जैसे यहाँ पर जो प्रश्न आपका जो कह रहा है, रिच मैन का नाम याद रखिए। और फिर यह दिखाया गया है कि पौम चरिव जैन संस्करण में रावण का चित्रण एक हारे हुए नायक के रूप में किया गया है, जिसे राम के बजाय लक्ष्मण ने मारा था। इसमें राम अहिंसा जैसी जैन मान्यताओं की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रदर्शित हैं। ये स्क्रीनशॉट आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप नोट कर लीजिए। और अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं हम लोग। और ये देखिएगा, बढ़िया है, कर पाएंगे। जातक कथाओं के संदर्भ में ये बात है, वो कह रहा है कि कथनों पर विचार करिए थोड़े से। अब मैंने जब आपके इतने सारे रिस्पॉन्स आते हैं, इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, थोड़े से आपने जो आग्रह किया कि सर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी थोड़े से रखिए, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़े थोड़े हर पेपर में 2-3 कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी होते रहे, आप उसको समझ पाएंगे। तो देखिए, वो कह रहे बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें भगवान बुद्ध के लगभग 550 जन्मों की कथाओं का विवरण है जातक कथाओं में, ठीक है। वो कह रहे हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। जातक कथाएं क्या संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं? तो बिल्कुल गलत बात है, ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब मामला ये है कि कौन सा से सही है, सही वाला विकल्प आपको चुनना है। तो तद अनुसार यहां पे हो जाएगा ए विकल्प, केवल एक सही है। क्लियर हुआ?
रिमार्क देख सकते हैं आप। प्राचीनतम जो बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक कहलाता है ना। वो जो प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है वो त्रिपिटक कहलाता है। पाली भाषा में त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग, ये ध्यान दीजिए, रिच डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में है। प्लीज नोट डाउन इट। त्रिपिटक शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पे है, तो वो रिच डेविड्स की पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। एक बात और, द लाइट ऑफ एशिया किसकी पुस्तक है जिसमें भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया है? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। द लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध, इस पुस्तक में उन्हें एशिया का प्रकाशपुंज कहा गया है। उस पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया, आप मुझे रिप्लाई करिए। और फिर वो कह रहा है जातक कथाएं खुद्दक निकाय में हैं और इसमें लगभग 547 बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, तो आप लगभग 550 आप मान सकते हैं। और मुझे ये बताइए कि एक अभी भगवान बुद्ध भविष्य में भी अवतरित होंगे। भगवान बुद्ध अभी भविष्य में भी अवतरित होंगे। उनका नाम क्या है? भावी बुद्ध क्या है? वो है मैत्रेय। क्लियर हुआ? ओके। एक बात और बताइए कि जो भगवान बुद्ध का भगवान विष्णु का जो भविष्य में अवतार होना है कलयुग में, वो कहां होगा? वो किस जिले का नाम मुझे बताइए। उसको वो कल की नगरी कहा जाता है। वो कल की नगरी कौन सी है, मुझे बताएंगे क्या आप? वो कल की नगरी कौन सी है? वो कल की नगरी कौन सी है? तो वो है, बताएंगे, संभल है। मुरादाबाद के पास एक छोटा सा जिला है संभल, तो वो कल की नगरी कहलाती है। फिलहाल इस विकल्प को देखेंगे, हमेशा की तरह आप नोट करेंगे। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित, बिल्हण की विक्रमांक देवचरित। अब मुझे ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, बिल्हण किसके राज दरबार में है? बिल्हण किसके राज दरबार में है? अतुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मूषिक वंश की कथा है, इसमें पूरा डिटेल है। यहां पे 2 होगा, 3, 4। और संध्याकर नंदी रामचरित, वो रामपाल के दरबार में है ना। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहा गया है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे आपके लिए। तो 3, 4, 2, 1 आप देख लीजिए। और 3, 4, 2, 1 तदनुसार जो भी उत्तर आ रहा हो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 सी वाला विकल्प आएगा सामने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाइए। वो देखिए, अतुल की रचना मूषिक वंश में मूषिक राजवंश का वृतांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। एक बार ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह भी आया है कि मूषिक वंश का जो शासन है वो किस किस क्षेत्र में है, तो इट इज इन केरला। ओके। संध्याकर नंदी ने रामचरित में कैवर्त जाति के किसानों, बहुत ध्यान दीजिएगा, कैवर्तों के विद्रोह का विवरण कहां मिलता है? संध्याकर नंदी की पुस्तक रामचरित में मिलता है। और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच की लड़ाई का वर्णन किया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। कैवर्तों का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। मूषिक वंश कहां था? इट इज इन केरला, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। और इस पहले प्रश्न को देखिए आप आराम से। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जोरवे संस्कृति यानी ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, हाँ या नहीं मुझे बताइए। पहले एक स्टेटमेंट पर विचार करिए, सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो यह स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का संबंध नगरीय सभ्यता से नहीं है। प्रथम नगरीय सभ्यता का संदर्भ जो आता है, संबंध जो आता है, वो कांस्य काल से है। और भारत की पहली नगरीय सभ्यता, ऑल ऑफ यू नो, हड़प्पा सभ्यता है। और किसी भी दशा में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का संबंध नगरीय सभ्यता से नहीं है। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल ये ठीक है। और इनाम गांव की बस्तियां नगरीकरण के स्तर तक पहुंच रही थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन नगरीकरण में रूपांतरण नहीं हुआ था। तो तदनुसार ये 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 गलत है। अब विकल्प क्या कह रहा है? कौन सा से सही है? विकल्प जो आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है, कौन सा से सही है, तो 2 और 3 सही है। अगर ये कहता कौन सा से गलत है, असत्य है, तो फिर 1 हो जाता बात। ठीक है,
ऐसे ही प्रश्न आप लोग गलत करते हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है। फिर फिलहाल आ गया ये बहुत बढ़िया, दक्कन राज्य के इस शासक को अबला बाबा कहा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये पूछा गया है, अबला बाबा। और जगत गुरु की उपाधियां दी गई हैं। अब आप पहले विकल्प देखे बगैर मुझे बताइए, वो कौन है दक्कन का शासक जिसे अबला बाबा और जगत गुरु कहा गया है? कृपया बताइए। संगीत में गहन रुचि है, इन्होंने विभिन्न रागों पर आधारित गीतों की एक पुस्तक किताब नौरस की रचना की। अब इसका संबंध किस शासक के साथ है? यू हैव टू पिक द आंसर। तो मुझे बताइए, अबला बाबा कौन है? बता सकते हैं? ऑप्शंस चलिए सामने आ जा रहे हैं आपके, बताइए कौन है। और अब अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दक्कन की लोमड़ी कौन है? मुझे बताइए, दक्कन की लोमड़ी कौन है? दक्कन की लोमड़ी कौन है? अच्छा, एक उपाधि और है, जालिम किसे कहा गया है? इन सारी उपाधियों को प्लीज आपको याद रखना पड़ेगा। और जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, रिप्लाई आप कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है हम लोगों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होते हैं और मिनिमम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज आपको लेना होता है, ले सकते हैं आप। और चूंकि इतनी व्यस्तता थी मेरी और थोड़ा सा कुछ अपनी व्यक्तिगत इंगेजमेंट थी मेरी अपनी, तो इस वजह से बीच में आपकी क्लास भी, जो हमारी ये रेगुलर यूट्यूब पे चल रही थी, ये क्लास भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। तो आपकी थोड़ी सी ये सीरीज भी अभी बीच में रुकी एक हफ्ते के लिए। तो फिलहाल अभी आप ये समझ सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज हमारी परीक्षा तक लगातार चलने वाली है। परीक्षाओं के संदर्भ में अभी कमीशन ने कोई घोषणा नहीं की है। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा भविष्य में। मतलब परीक्षा तक बहुत कई हजार क्वेश्चन हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे जुड़ सकते हैं। भविष्य में क्या क्या योजनाएं हैं ये आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबरों से पता चलती रहेंगी। आप क्लास के कम से कम ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। और हम लोगों की एक रिविजनरी बुकलेट है इतिहास की, जैसा कि मैं हमेशा आपको हर लेक्चर में बता रहा हूं, और बहुत सारे छात्रों ने इस बुकलेट को मंगाया है। ये पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से इस 250 पन्ने की बुकलेट में, इस 250 पन्ने की बुकलेट में केवल परीक्षा उपयोगी टॉपिक कवर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर दिए गए जो नंबर है स्क्रीन पर आप जानकारी ले सकते हैं, और ये पुस्तक आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करवा दी जाती है। एक बड़ी बात और है, विशेष सूचना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एक हम लोगों की विश्व इतिहास की पुस्तक है, विश्व इतिहास की ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी दी हुई है। वो आगामी परीक्षाओं के लिए परीक्षा कैची के नाम से हमने तैयार करवाई है। ध्यान दीजिएगा, पहले इस पुस्तक को ध्यान से देखिए आप, और फिर इसके बारे में आप जानकारी पहले लीजिए। ये विश्व इतिहास की, आधुनिक विश्व इतिहास की एक पुस्तक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और व्याख्या पूरी विस्तार से दी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रश्न है, उसकी डिटेल्ड व्याख्या है, फिर उसी व्याख्या से अगले प्रश्न है, फिर उसकी व्याख्या है, फिर अगली व्याख्या से अगले प्रश्न है। आप इस परीक्षा कैची को आधुनिक विश्व इतिहास की जो अदर स्टेट में जो हम लोगों के पेपर होने हैं, उसमें यह पुस्तक बहुत काम करेगी। आपको मैं बता दूं पहले, इस पुस्तक में पुनर्जागरण से लेकर जर्मनी के एकीकरण तक कवर किया गया है। इसका पार्ट 2 अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और जर्मनी के एकीकरण से आगे संयुक्त
राष्ट्र संघ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें जो आगे हैं वो आपको मिलेंगी इसके सेकंड पार्ट में। लेकिन जो विश्व इतिहास के प्रश्नों का फोकस है, संकेंद्रण है 60%, वो लगभग शुरू के इन्हीं टॉपिक्स में है। पुनर्जागरण, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बहुत सारा जो कुछ भी है। इसमें मैं अध्याय पढ़ देता हूं। तो कौन कौन से अध्याय हैं इसमें? धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 1, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब कुछ इसमें कवर किया गया है। प्रश्नों की संख्या भी दी हुई है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को अपनी विश्व इतिहास की तैयारी में शामिल कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आपको रिलीज हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग लौटते हैं अपने आज की जो टेस्ट सीरीज का सेशन चल रहा है अगले प्रश्न पे, और वो ये कॉमन प्रश्न है, आप कर पाएंगे। इतिहासकार थॉमस एडवर्ड का नाम नहीं, किस इतिहासकार को किस शासक को सिक्कों का राजकुमार या फिर धनवानों का राजकुमार की उपाधि दी है? और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक ही बार में आप जवाब क्लिक कर पाएंगे, और वो जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ओके। एक यहीं पर बात मुझे याद आ रही है, उनका नाम है नेल्सन राइट। ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है नेल्सन राइट। नेल्सन राइट ने इल्तुतमिश को महान मुद्रा विशेषज्ञ की संज्ञा दी है। इल्तुतमिश की बात जब आती है तब आप नेल्सन राइट को चुनेंगे। थॉमस एडवर्ड की बात आती है तो मोहम्मद बिन तुगलक को चुनेंगे। उनको वो कहते हैं प्रिंस ऑफ मनियर्स, सिक्कों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, तमाम सारी बातें हैं। और अब आप आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न मिल रहा है। और अभी मैंने आपसे कल भी बात करी थी, 2 दिन पहले बात करी थी, कल्हड़ की राज तरंगिणी का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया? मुझे आप बताइए, रिप्लाई करिए पहले। कल्हड़ की राज तरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किसने? अब इस प्रश्न को देखिए कि आईन अकबरी जो पुस्तक है, आईन अकबरी, आईन का मतलब क्या होता है? आईन का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। यह प्रश्न ऐसे भी आया है मध्य प्रदेश की किसी परीक्षा में कि आईन का मतलब क्या है। तो आईन का मतलब बताएंगे क्या मुझे आप? आईन का मतलब है कानून। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आईना या दर्पण मत समझ लीजिएगा आप। वो कह रहे हैं आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? रॉबर्ट बेवरीज, ब्लॉकमैन, जैरेट बेवरीज, ब्लॉकमैन, या फिर ईसी सचाऊ एवं बेवरीज? मुझे बताइए। और अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहां पे आप क्लिक कर लेंगे, और सही जवाब यहां पर है ब्लॉकमैन एवं जैरेट। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। ईसी सचाऊ ने किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया? मुझे बताएंगे। ईसी सचाऊ ने किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया? और मैडम बेवरीज भी हैं, ये किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद करती हैं? मुझे बताइए। तो ये सारे मैं नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। इसलिए मैंने बंद कर दिया कि थोड़ा सा दबाव आपके दिमाग पर भी पड़े। और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप पर तुरंत क्वेरी कर सकते हैं, रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल अगले प्रश्न पे जाइए, और इसके पहले आप इस डिटेल का स्क्रीनशॉट लीजिए। आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ग्लैडविन ने प्रारंभ किया था, परंतु यह अनुवाद पूर्ण नहीं हो सका। ओके, अगला देखिए। तत्पश्चात 1873 में ब्लॉकमैन एवं जैरेट ने इसका अंग्रेजी अनुवाद पुनः प्रारंभ किया, 73 में प्रारंभ किया, अमेजिंगली आप देखिए। और 1894-95 में यह अनुवाद पूरा हुआ। कितना लंबा समय लगा है, आप कल्पना कर सकते हैं कितना लंबा समय लगा है, एक अंग्रेज ने किया। मतलब अमेजिंग है ये सारी बातें। ऐसे ही अभी माफी चाहता हूं, मतलब मैं कभी व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सक्रिय नहीं रहता हूं, मैं केवल आपके कंटेंट पर इस समय फोकस कर रहा हूं। इतनी व्यस्तताओं के बाद भी हमारी टीम और मैं बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, एकदम परीक्षोपयोगी चीजों को खोजकर और उसको सिस्टमैटिकली आपको डिलीवर करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था कुछ, तो उसमें अचानक एक छात्र का, कोई भी रहा होगा,
उसने एक वो लगा रखा था, स्टेटस लगा रखा था, जब तक जिंदगी है तब तक तो जीना पड़ेगा, जब तक जिंदगी है तब तक जीना पड़ेगा। मुझे लगा अरे बाप रे बाप, ये माइंडसेट क्यों है? जब तक जिंदगी है तब तक जीना पड़ेगा, ये जिंदगी बोझ नहीं है। आप इतिहास के छात्र हैं और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हजारों लोग हैं इस पूरी दुनिया में, लाखों होंगे जो मरने के बाद, इस भौतिक देह के नष्ट होने के बाद भी अमर हैं, अमरत्व को प्राप्त हो गए। हजारों लाखों नाम है पूरी दुनिया में। तो मुझे याद नहीं है, एक फिल्म आई थी, उसमें एक जो फिल्म का नायक है वो डायलॉग एक कहता है, वो मुझे एकदम अंदर तक मुझे याद है। वो कहता है 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है 100 साल जीने के लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ दुनिया वाले 100 साल तक याद रखें। आप इतिहास के छात्र हैं। और फिर एक बड़ी बात है, इतिहास पढ़ने वालों में और इतिहास बनाने वालों में कुछ ना कुछ फर्क तो होता ही है। अब आपको यह देखना है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। हमेशा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, जैसे लोग कह देते हैं, कभी कहा था मैंने, लक कभी बैड नहीं होता। मैंने बताया था लक की जो डेफिनेशन है वो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही दिशा में सही ढंग से किया गया प्रयास आपका लक निर्धारित करता है। ऐसे ही वो एक किसी विद्वान ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज लक। एग्जैक्टली, लक इज अ प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। लक एक ऐसी तैयारी है जो आपके अवसरों से मुलाकात करने के लिए आपको तैयार करता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भविष्य के अवसर के लिए खुद को तैयार नहीं रखा है तो लक कभी काम नहीं करता है। लक तभी काम करता है जब आप भविष्य के अवसर के लिए अभी से तैयारी करते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और आगे चलते हैं। वो मुस्लिम इतिहासकार कौन है जो शिवाजी का कट्टर आलोचक है? बड़ी बात है, दुश्मन भी अगर आपकी तारीफ करे तो बात समझ में आती है। जैसे वो कैप्टन यूरोज कहता है, लक्ष्मीबाई के लिए कहता है, यहां वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कैप्टन यूरोज ने भी उस महिला के लिए अपना हैट उतार दिया, उसको सैल्यूट दिया। यहां वो महिला सोई है 1857 के विद्रोह के लिए, यहां वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ध्यान रखिएगा, अमेजिंग है। तो शिवाजी का कट्टर आलोचक है। कौन है वो? वही प्रशंसा भी करता है कि शिवा प्रत्येक सैन्य अभियान पर जाने से पहले अपने सैनिकों को सख्त आदेश देते थे कि वे मस्जिदों, कुरानों एवं महिलाओं को नुकसान ना पहुंचाएं। वो मुस्लिम इतिहासकार कौन है? वो मुस्लिम इतिहासकार कौन है, मुझे बताइएगा। बहुत सॉलिड है। अब नाम अगर आपको क्लिक कर रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो उनका नाम है खाफी खान। उनका नाम है खाफी खान, हाशिम अली खाफी खान। अब आपको खाफी खान की पुस्तक का नाम, बड़ी फेमस किताब है, नाम भी याद आना चाहिए। काजिम शिराजी की पुस्तक का नाम याद आना चाहिए। साकी मुस्तैद खान की पुस्तक का नाम याद आना चाहिए। और हातिम खान की पुस्तक का नाम भी याद आना चाहिए। और अगर नहीं याद आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। काजिम शिराजी की पुस्तक का नाम आलमगीर नामा है। खाफी खान की पुस्तक का नाम मुंतखब उल लुआब है। खाफी खान कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। साकी मुस्तैद खान की पुस्तक मासिर आलमगीरी, ठीक है। जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल काल का गजेटियर कहा है। और हातिम खान की पुस्तक भी आलमगीर नामा है। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इस क्वेश्चन पर दृष्टिपात करें। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें। ऐसे कहा जाता है अगर आप जल्दबाजी भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करिए,
मेक हेस्ट स्लोली। फिलहाल अपने प्रश्न पे आइए। केंद्रीय लघु गर्भगृह की दीवारों पर नक्काशी नहीं की गई है, मतलब जो गर्भगृह है इमारत का, उसमें नक्काशी नहीं की गई और उन्हें सादा छोड़ दिया गया है। क्योंकि मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए प्रतिवर्ष विषुओं के दौरान सूर्य के सीधे इस केंद्रीय गर्भगृह के भीतर तक प्रकाशित होता है। सूर्य सीधे इस केंद्रीय गर्भगृह के भीतर तक प्रकाशित होता है। उपर्युक्त वर्णन निम्नलिखित में से किस मंदिर को संदर्भित करता है? सूर्य मंदिर को। अब ये तो क्लियर हो रहा है कि वो सूर्य मंदिर ही होना चाहिए, सन टेम्पल होना चाहिए। बहुत सारे सन टेम्पल हैं। खजुराहो का सन टेम्पल मुझे बताएंगे वो कौन सा है? नाम याद आ रहा है क्या कुछ आपको? मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताइए। खजुराहो में एक सूर्य मंदिर भी है। कश्मीर का मार्तंड मंदिर मुझे बताएंगे? इसमें लिखा हुआ है, हाँ, मार्तंड मंदिर कश्मीर में किसने बनवाया था? अच्छा चलिए, कैलाशनाथ का मंदिर जो एलोरा का है वो किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सारे प्रश्न आए हैं परीक्षा भवन में, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मतलब ये है कि वो सूर्य मंदिर ही है। और अगर आप कहीं पर कोणार्क के सूर्य मंदिर को आप टिक कर रहे हैं तो यहां पे जवाब है गुजरात मोढेरा का सूर्य मंदिर। मुझे उम्मीद है आपने ये प्रश्न गलत नहीं किया होगा, और अगर गलत किया है तो प्लीज इसको नोट करिए। इनके निर्माता कौन है, इनके निर्माता कौन है, और इनके निर्माता कौन है, किस वंश के हैं, आप प्लीज रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर। आवश्यक है, शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे, माने या ना माने वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये पता है शचीन्द्र सान्याल की पुस्तक है बंदी जीवन। क्रांतिकारियों की बाइबल कही जाती है। दो बातें हो गई, शचीन्द्र सान्याल की आत्मकथा का नाम क्या है? बंदी जीवन है। फिर कह रहे हैं वो क्रांतिकारियों की बाइबल कौन सी पुस्तक है? वो बंदी जीवन है। किसने लिखी है? वो शचीन्द्र सान्याल ने लिखी है। इज दैट क्लियर नाउ? प्रश्न ये कह रहा है किन भाषाओं में छपी, किन भाषाओं में छपी। अब मामला है बंगला, यानी केवल बंगला, गुरुमुखी, हिंदी, उर्दू। केवल एक और दो, 1 2 3 उपरोक्त सभी किन किन भाषाओं में छपी? तो प्लीज आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि बंगला भाषा में छपी केवल, तो जवाब बिल्कुल आपकी उम्मीद से परे है, और जवाब है 1 2 3। उर्दू में नहीं छपी, बंगला में छपी, गुरुमुखी यानी पंजाबी में छपी, और हिंदी में छपी। ठीक है ना? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो गदर की भाषा के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही तमाम प्रश्न आपके सामने आए हैं। एक है तमिल साहित्य की बाइबल किसे कहा गया है? मुझे बताइए। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। जिन्हें भी जवाब नहीं पता है व्हाट्सएप पर जवाब ले सकते हैं। तमिल साहित्य की बाइबल किसे कहा गया है? करोड़ों लोगों की बाइबल किसे कहा गया है? बंगला साहित्य की बाइबल किसे कहा गया है? आपको इन प्रश्नों के जवाब पता होने चाहिए किसी भी दशा में, और नहीं पता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इतनी जद्दोजहद आपको करनी होगी। और दुहिता क्या है भाई? पत्नी को, मां को, पुत्री को, गाय को दुहिता। दुहिता किसे कहा गया है? तो मुझे लगता है इसका जवाब आप दे पाएंगे। और दुहिता कहा गया है वैदिक काल में पुत्री को, गायों को दुहने वाली। अगर आपका संबंध गांव से है तो आपको पता होगा, हम लोगों की अम्मा गाय को दूह लेती थी आराम से। आज भी गांव में आप चले जाएंगे, महिलाएं पशुओं का दूध निकाल लेती हैं। आप नहीं निकाल पाएंगे। पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहा गया है, मतलब नाती को दौहित्र कहा गया है।
कितनी बढ़िया बात है, जीवन की सारी परिभाषा गाय दे रही है। प्रातः काल का समय गो निकर्तन, गायों के निकलने का समय जब वो चारागाहों की ओर जाती हैं। गायों के चारागाहों से वापस घर लौटने का समय कहलाता है गोधूली बेला, सायंकाल का समय कहलाता है। जीवन की हर परिभाषा गाय से है। फिलहाल अगले प्रश्न पे आइए। आर्य संस्कृति को विंध्य पर्वत के दक्षिण में ले जाने वाले या उसे प्रचारित प्रसारित करने वाले कौन थे? उनका नाम क्या है? ययाति हैं, कश्यप हैं, विश्वामित्र हैं या फिर अगस्त्य ऋषि हैं? तो मुझे लगता है आप कर पाएंगे और गलती मत करिएगा। और यहाँ पे जवाब है अगस्त्य ऋषि। इन्होंने ही 3 अंजुलि में समुद्र को अपनी योग माया से उद्रस्त कर लिया था, पी लिया था। क्लियर हो रही है बात? तो मुझे उम्मीद है आज के पेपर को भी आपने बहुत अच्छे से हल किया होगा। और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, हम लोगों की एक वर्ड हिस्ट्री की बुकलेट है। फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, परीक्षा कैंची के नाम से है, धारदार प्रश्न और शानदार व्याख्या। हर प्रश्न की व्याख्या कम से कम 10 पंक्तियों में। अगर आप करीब से देखेंगे तो इस पुस्तक में एक छोटा सा प्रश्न है और उसकी व्याख्या एक एक पैराग्राफ में 15-15, 20-20 लाइन में एक एक प्रश्न की व्याख्या की गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है इस पुस्तक का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आएगा, जिसमें संपूर्ण आधुनिक विश्व इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। अभी चूंकि अदर स्टेट्स की परीक्षाओं में विश्व इतिहास बहुत प्रचुर संख्या में प्रश्न आते हैं, 15, 20, 25 प्रश्न तक कभी कभी पूछे गए हैं मध्य प्रदेश में। और उसमें से अभी 60% जो प्रश्नों का संकेंद्रण है वो केवल इन्हीं टॉपिक्स पे है जो इस किताब में है। सारे टॉपिक्स इसमें नहीं हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि विषय अनंत है। आप कितना भी पढ़ते रहिए, इतिहास पढ़ते रहिए, विश्व इतिहास पढ़ते रहिए, वो कभी खत्म नहीं होगा। केवल परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से प्रत्येक टॉपिक के हर प्रश्न आप पूरी जैन एंड माथुर और ऐसे ही तमाम जो पुस्तकें हैं लाल बहादुर वर्मा सर की या तमाम ऐसी किताबें हैं विश्व इतिहास की, उसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है। उन किताबों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पिछले 30 वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं विश्व इतिहास के, वो सारे संकलित किए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपने मुझे इतने धैर्य से सुना और आज की क्लास के समापन का समय है और मुझे विदा दें। अगले लेक्चर्स में हम लोग जल्दी मिलेंगे। व्हाट्सएप पर जुड़िए। अगर क्लासेस सस्पेंड रहती हैं कभी तो आपको सूचना मिल सके। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।